हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नाम ही बेशक नया हो सकता है, लेकिन इसके अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं वो अ, आप इसकी इम्पोर्टेंस समझ चुके होंगे, क्योंकि सिंस द चैप्टर 1, जब से हमने परसेंटेज चैप्टर शुरू किया था, लगभग हर चैप्टर में हम लोग एलिगेशन मेथड का कोई ना कोई क्वेश्चंस जरूर कर रहे थे। तो आपको इस बात से थोड़ा सा अंदाजा हो गया है कि एलिगेशन, मिक्सर एंड एलिगेशन जो चैप्टर है, ये एक मेथड है जो लगभग हर चैप्टर में यूज होता है। और बेसिक नॉलेज आपको इसकी हो भी चुकी है, क्योंकि मैं 4-5 चैप्टर में इस मेथड को यूज कर चुका हूं और थोड़ा थोड़ा नॉलेज आपको इसकी दे भी चुका हूं। एनीवे, करते हैं शुरू अपने इस चैप्टर को। और ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 2 क्लास का चैप्टर है ये। और 2 क्लास में इसको एंड करके फिर हम एक क्लास में पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी को कर लेंगे। ठीक है? गुड मॉर्निंग सभी को। शुरू करें? वेरी गुड। चलिए, मिश्रण क्या होता है? मिश्रण मिश्रण होता है बच्चे, जब दो अलग अलग तरह की चीजों को मैं एक साथ मिलाऊं, उसको कहते हैं मिक्सचर। क्या बोलते हैं? मिक्सचर। भाई मान लो अब वो दो अलग अलग, ऐसा भी हो सकता है कि मैं दूध में पानी मिलाऊं, मिक्सचर। या फिर मैं ऐसा कर लो कि मैं दो तरह की चीनी लेकर आया हूं, दोनों का रेट अलग अलग है। एक 40 रुपए किलो वाली है, एक 50 रुपए किलो वाली है। दोनों को एक साथ मिलाया, मिक्सचर। मैंने क्या किया? मैंने दो सॉल्यूशन है, दो अलग अलग सॉल्यूशन का मतलब होता है कि लिक्विड जो सॉल्यूशन होते हैं, अ, एक में एसिड और वाटर यानी कि अम्ल और पानी का मिश्रण है, दूसरे में भी अम्ल और पानी का मिश्रण है। दोनों को एक साथ मिलाया, मिश्रण। है ना? अब ये तो आप समझ गए कि मिश्रण क्या होता है। डेफिनेशन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, बस जस्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब बात आती है कि जब हम इनका मिश्रण कर रहे हैं, जब हम इन दो अलग अलग चीजों का एक साथ ही उनको मिला रहे हैं, उनका मिश्रण कर रहे हैं, तो उनको किस तरीके से मिश्रित किया जाए, उनको किस तरीके से हम मिलाएं, किस रेशो में मिलाएं, वो होता है उसका मेथड। तो मेथड ऑफ मिक्सचर यानी कि दो वस्तुओं को मिलाने का जो मेथड होता है, उसी को हम बोलते हैं एलिगेशन मेथड। क्या बोलते हैं बच्चे? एलिगेशन मेथड। अब दोनों का मतलब समझ में आ गया ना? मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर मतलब दो वस्तुओं को मिलाना, और उनको किस तरीके से समझ में आ गया ना? मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर मतलब दो वस्तुओं, समझ में आ गया ना? मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर मतलब दो वस्तुओं को मिलाना, और उनको किस तरीके से, किस रूप में मिलाएं, उसको बोलते हैं एलिगेशन। यानी कि एलिगेशन इज अ मेथड। तो अब क्या होता है मेथड, सब जानते हैं, बस फॉर्मेलिटी के लिए हम लोग एक फ्लो को देख लेते हैं कि भाई जब मैं दो अलग अलग वस्तुओं को एक साथ मिलाऊं, सपोज मैंने ए यहां पे रखा, मैंने बी यहां पे रखा, तो दो अलग अलग वस्तु हैं। अब ये दो अलग अलग कुछ भी हो सकता है भाई, ये दो अलग अलग वजन भी हो सकते हैं, ये दो अलग अलग क्रय मूल्य भी, कॉस्ट प्राइस भी हो सकते हैं, ये दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन सांद्रता भी हो सकती है। तो मतलब वो सवाल के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा। बस फिलहाल आप ये सोचो कि मैंने ए और बी, इन दोनों को मिलाया, और मिलाने के बाद एक नया मिश्रण तैयार होगा, एक नया मिक्सचर तैयार होगा। और जो नया मिक्सचर होगा बच्चे, उसे रखेंगे हम बिल्कुल बीच में, यहां पर हम उसे रखेंगे। ठीक है? ये सी क्या है? ये सी हमारा मिक्सचर है, यानी कि इन दोनों का मिश्रण है, ए और बी का मिश्रण है। अब इसकी एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है? कि जो हमारा इन दोनों का मिश्रण सी तैयार हुआ बच्चे, वो सी जो होगा ना, इन दोनों में से किसी एक से बड़ा होगा और दूसरे से छोटा होगा। ये बात ध्यान रखेंगे कि जो सी होगा वो ए और बी में से, ए और बी में से किसी एक से बड़ा होगा, किसी एक से बड़ा होगा,
और दूसरे से छोटा होगा, दूसरे से छोटा होगा। ये कंडीशन होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन नहीं है ना, तो मिश्रण संभव ही नहीं है, मिक्सचर पॉसिबल ही नहीं है। मान लो ये मिश्रण है और ये दोनों वैल्यू सी से छोटी है, दिस इज नॉट पॉसिबल। मान लो ये सी है और ये दोनों वैल्यू सी से बड़ी है, मिश्रण से बड़ी है, ये मिश्रण भी पॉसिबल नहीं है। ये मान लो ये इसके बराबर है और एक इससे बड़ा है, वो चलेगा, वो चलेगा, लेकिन दोनों बड़े या दोनों छोटे नहीं होने चाहिए। बात समझ में आई? वो जो बराबर वाला पार्ट है ना, वो बहुत रेयर केस में पॉसिबल है, लेकिन बराबर वाले पार्ट को भी हम ये मान के चलेंगे कि बराबर भी पॉसिबल नहीं है, बड़ा और छोटा ही होना चाहिए, बराबर भी पॉसिबल नहीं है। वो रेयर केस में जब माइनस वगैरह की वैल्यूज होती पॉसिबल की कंडीशन बनते, लेकिन वो छोड़ो आप, कि भैया आप ये सोच के चलो कि ये एक बड़ा और एक छोटा होना चाहिए, बराबर से भी काम नहीं चलेगा। तो ये चीज समझ में आई आपको कि जो मिश्रण होता है वो ए और बी में से किसी एक से बड़ा होगा और दूसरे से छोटा होगा। अब नीचे भी दो लाइन खींची जाती हैं, नीचे हम रेशियो बनाते हैं, और रेशियो किस तरीके से बनेगा? आप इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो, डिफरेंस लो, डिफरेंस ऑफ बी एंड सी, बी और सी का डिफरेंस, डिफरेंस निकालना आपको आता है, बड़े में से छोटा घटाना ही डिफरेंस होता है, अनुपात, और इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ ए और सी, ए और सी, ठीक है। ये रेशियो यहां पर हमारा नीचे बन के तैयार होता है। अब ये किस किस का रेशियो बनेगा, वो सारी कंडीशन हम सवाल में देखेंगे। ओके, ये तो आपको बेसिक मिक्सचर सॉरी एलिगेशन मेथड है। अब एलिगेशन मेथड के कुछ कॉम्प्लिकेशन है जिनको सॉल्व करना हम थोड़ा सा देखते हैं। भाई फॉर एग्जाम्पल, अब मैं 4-5 एग्जाम्पल कराऊंगा आपको, एग्जाम्पल्स, ठीक है। सबसे पहला मैंने लिया, मैंने यहाँ पे 40 रखा, मैंने यहाँ पे 50 रखा, और मैं यहाँ पर रख रहा हूं सपोज 43। तो जरा मुझे रेशियो बता दो, नीचे क्या रेशियो बनेगा। जो फ्रैक्शंस वगैरह के भी कॉम्प्लिकेशंस बनते हैं वो सारा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैंने आपसे बोला कि मिक्सचर पॉसिबल अगर है तो बीच वाली वैल्यू एक छोटी होगी और एक बड़ी होगी, क्या यहाँ संभव है? बिल्कुल है। अब रेशियो बताना जरा, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो बड़े में से छोटा, 50 में से 43 गया 7, इन दोनों का डिफरेंस बड़े में से छोटा, 43 में से 40 गया 3, क्या रेशियो बन गया बच्चा? 7:3 का। सब पढ़ चुके हैं ये आप लोग। दूसरा एग्जाम्पल है कि भाई सपोज अगर मैंने यहां पे लिया है 1/2, 3 और 2, इस तरह का कोई फ्रैक्शन है एक, और इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो कैसे मैं सॉल्व करूंगा? ये लाइन खींच दो, बताइए। अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा? मैंने यहाँ पे 1/2 लिया, मैंने 3 लिया, मैंने 2 लिया, यानी कि इन तीनों में एक फ्रैक्शन है, बाकी दो नेचुरल नंबर है, बाकी दो नेचुरल नंबर है। तो क्या करना होता है, हमें इस फ्रैक्शन को भी सॉर्ट आउट करना होता है, हमें इस फ्रैक्शन को भी एक प्राकृतिक संख्या में बनाना होता है। जैसे यहां पर क्या है, दो, केवल एक ही संख्या में फ्रैक्शन है, बाकी दो नेचुरल नंबर है। तो क्या करो, आप इस दो की मल्टीप्लाई तीनों में कर दो। अगर आप दो की मल्टीप्लाई यहां कर रहे हो तो दो की मल्टीप्लाई यहां भी करनी पड़ेगी, और उस दो की मल्टीप्लाई यहां भी करनी पड़ेगी। अब दिमाग में आएगा, सर क्यों हमने दो की मल्टीप्लाई की? क्योंकि बच्चे यहां पर एक और ये बटा दो था, ये बटा दो हमें हटाना है, इसीलिए मैंने इस दो की गुणा यहां की है, और यहां की है तो फिर तीनों संख्याओं में दो की गुणा करनी पड़ेगी। तो ये कितना आ जाएगा, दो से दो गया 1, ये कितना आएगा, 3 दूनी 6, और ये कितना आएगा, 2 दूनी 4। बड़े में से छोटा, 6 में से 4 गया 2, और 4 में से 1 गया 3। क्या रेशियो बन गया बच्चे? रेशियो बन गया 2:3 का। क्या रेशियो बन गया बच्चा? 2:3 का रेशियो बन गया। तीसरे तरह के एग्जाम्पल पे आएंगे कि अगर मैं 1/3, 1/3 और
3/2 और 1। यानी कि यहां तो मैंने केवल एक ही संख्या को फ्रैक्शन लिया। अगर मैं इन दो संख्या को फ्रैक्शन ले लूं, एक संख्या को प्राकृतिक संख्या लेके चलूं, तो किस तरीके से चीजें सॉल्व होंगी। तो अब आपको क्या करना है बच्चे, जरा मुझे बताना। अब आप यहां किससे मल्टीप्लाई करेंगे तीनों फ्रैक्शन को? अब आप तीनों फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आप मल्टीप्लाई करेंगे जो यहां 3 और 2 का एलसीएम है। क्या करेंगे बच्चे? एलसीएम ऑफ 3 एंड 2। जो आपके पास दो फ्रैक्शन है ना, तो दोनों फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, उनका एलसीएम ले लो। तो क्या आएगा? आप कहेंगे 3 और 2 का एलसीएम होता है 6। यानी कि ऐसी संख्या जो 3 के पहाड़े में भी आए और 2 के पहाड़े में भी आए, 6। 6 की गुणा यहां कर दो, 6 की गुणा यहां कर दो, और 6 की गुणा तीनों में करनी। जिसकी मल्टीप्लाई आपने एक में कर दी, उसकी मल्टीप्लाई आपको बच्चा तीनों में करनी पड़ेगी। अब यहां पर कैसे होगा? ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 तिया 9। ये हो जाएगा 6 एकम 6। बड़े में से छोटा घटाओ, 9 में से 6 गया 3, 6 में से 2 गया 4। तो क्या रेशियो आ गया? 3:4 का रेशियो आ गया। सभी का आ रहा है। एक और देखिए लास्ट, कि अगर तीनों के तीनों फ्रैक्शन हो, क्या हो बच्चा? अगर तीनों के तीनों फ्रैक्शन हो, जैसे मैंने कहा 7/8, 5, 4/5 और 5/6। अब जैसे ये है मेरे पास है 7/8, 4/5 और 5/6। यहां एक फ्रैक्शन था, यहां दोनों फ्रैक्शन ले लिए, एक नेचुरल नंबर, और यहां मैंने क्या किया? यहां मैंने तीनों संख्याओं को फ्रैक्शन ले लिया। तो अब अगर तीनों संख्या फ्रैक्शन है बच्चे, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे बताइए? वही सेम, यहां हमने 3 और 2 का एलसीएम से मल्टीप्लाई किया, यहां पर क्या करेंगे? 8, 5 और 6। क्या करेंगे बच्चे? 8, 5 और 6 के एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम ऑफ 8, 5 एंड 6, तीनों के तीनों डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो। तीनों के तीनों डिनोमिनेटर का। आप कहेंगे कि सर 8, 5, 6 का एलसीएम क्या होता है? भाई 8 और 5 का कितना होता है? 40। 8 पंजे 40। 40 और 6 का एलसीएम होता है 120। एलसीएम लेना मैं सिखाऊंगा आपको, अभी एक चैप्टर आने वाला है। तो फिलहाल के लिए आप 8 और 5 का एलसीएम कुछ इस तरीके से जो आपने पहले पढ़ा है, 2 से काटो, 2 चौको 8, 5, 2 तिया 6, 3 से आओ 4 ऐसे ही रहेगा, 5 ऐसे रहेगा 1, फिर 4 से आ जाओ 1, 5, 1, फिर 5 से आ जाओ 1, 1, 1, 2 तिया 6 चौक 24 पंजे 120। कितना आ गया? 120। इस तरीके से आप निकाल लो। अब जो 120 एलसीएम आया है, इसकी मल्टीप्लाई तीनों में कर दो। यहां भी 120, यहां भी 120 और यहां भी 120, तीनों में करेंगे तो 8 से जाएगा 15 बार, 15 सत्ते 105, 5 से जाएगा 24 बार, 24 चौके 96, और 6 से जाएगा 20 बार, और 20 पंजे 100। बड़े में से छोटा घटाओ, 100 में से 96 गए 4, और 105 में से 100 गया 5। क्या रेशियो बनेगा? 4:5 का सभी का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ सकता हूं मैं। ये इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस थोड़े से आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अब आप इन्हें सॉर्ट आउट कर लेंगे। ओके, अब मैं अगर आगे चलूं, जैसे सपोज दैट मैंने यहां पे लिया 30, मैंने यहां पे लिया 40, और नीचे जो रेशियो है, नीचे का रेशियो है आपका 2:1 या 2:3, उल्टा कर दो 3:2। और मैं आपसे कहता हूं ये मिश्रण वाली वैल्यू निकालो। क्या करो? ये मिश्रण वाली वैल्यू निकालो। कैसे निकले? अभी तक तो हमने क्या पढ़ा कि ये वाली और मिश्रण की वैल्यू दी हुई थी, हम बड़े में से छोटा घटा रहे थे और नीचे का रेशियो निकाल रहे थे। अब मैंने क्या कर दिया? अब मैंने इन दोनों को रखा
नीचे का रेशियो दे दिया और आपसे पूछा बताओ मिश्रण की वैल्यू क्या होगी। मिश्रण की वैल्यू डेसिमल, डेसिमल को डेसिमल से घटा दो ना, डेसिमल में क्या दिक्कत है। डेसिमल तो फिर नॉर्मल संख्याओं की तरह है। बताइए भाई मिश्रण की वैल्यू क्या होगी। देखो तरीका क्या होता है मिश्रण की वैल्यू निकालने का, सामने देखेंगे। जस्ट मैं ये एग्जांपल ले रहा हूं, बस आपको ये सिखाने के लिए कि मिश्रण की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। आपको क्या करना है, आपको इस वाले की रेशियो से मल्टीप्लाई करनी है। सीख लो इसी से ही, क्योंकि आगे आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन में। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, प्लस 40 × 2। ठीक है, आपने क्या किया, 30 की 3 में गुणा करी और 40 की 2 में गुणा करी। उसके बाद दोनों को प्लस कर दिया और डिवाइड बाई जो रेशियो आपको दिया हुआ है ना, इसको प्लस कर दो, 3 + 2। हो गया 3 तो कितना आएगा, आप कहेंगे 30 × 3 = 90, 40 × 2 = 80, डिवाइड बाई 3 और 2 5। कितना होगा, 9 और 8 = 17, 170/5। 5 से जाएगा 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20। कितना आ गया, 34। तो मिश्रण की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 34। इस तरीके से आप मिश्रण की वैल्यू निकाल सकते हो, अगर आपको ऊपर की दो वैल्यूज और नीचे का रेशियो गिवन हो तो। ठीक है, एक चीज और देखिए कैसे। मान लो मैंने इसको लिया 25, मिश्रण को लिया है मैंने 28, और रेशियो ले लिया मैंने 2 3 का। ठीक है, और आपसे ये वाली वैल्यू पूछेगा, ये वाली वैल्यू, या ये पूछ ले या ये पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। इतनी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है ना, सारी पॉसिबिलिटी मैं आपको करा रहा हूं कि भैया ये 25 है, ये उसने ब्लैंक छोड़ दिया, ये 28 दे दिया मिश्रण, नीचे का रेशियो दे दिया, और ये वाला पार्ट पूछे। अब कैसे करें, दो तरीके से आप कर सकते हो। मैं दो तरीके बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे आप उससे चले जाना। पहला तरीका जो हमने ये वाला सीखा है, ये वाला तरीका जो सीखा है कि मान लो इसको कुछ भी मान लो, इसको बी मान लो, इसको सपोज आपने बी मान लिया, तो क्या करेंगे बच्चे, तो पहले कॉपी कर लेते हैं आगे, है ना। पहला तरीका इसमें सीखेंगे कि भैया आपने क्या करना है, इसको बी मान लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। कितना आएगा, 25 दूनी 50, प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 3b, डिवाइड बाई दोनों रेशियो को प्लस करेंगे 2 + 3, और बराबर किसके होगा, मिश्रण के। किसके होगा बच्चे, बराबर मिश्रण के हो जाएगा। जो हमने अभी जस्ट पीछे तरीका सीखा है यही वाला, कि भैया इन दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा बटे 3 और 2 5, आपको मिश्रण की वैल्यू मिल जाएगी। मैंने इसमें वही काम किया, मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों की गुणा 25 दूनी 50, इन दोनों की गुणा 3b, डिवाइड बाई 2 + 3 5, और बराबर कर दिया मैंने 28 के। ओके, यहां से b की वैल्यू निकाल दो, आपका जवाब आ जाएगा कि भैया 50 + 3b बराबर 28 गुणा 3 और 2 5, क्या आएगा 140। तो यहां से 3b कितना हो जाएगा, 3b हो जाएगा 140 - 50, यानी कि 90। तो यहां से b कितना आ जाएगा, b आ जाएगा 90/3, यानी कि 30। b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई 30। आ गया सभी का। अब दूसरा तरीका देखो, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को ये तरीका पसंद आए, आता भी है, बहुत सारे बच्चों को ये तरीका पसंद आता है कि इस वैल्यू को कुछ मान लो और अपना मिक्सचर वाला मल्टीप्लीकेशन का तरीका लगाओ और काहे टेंशन लेते हैं। अब अगर दूसरा तरीके पे आप जाना चाहें, दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका क्या है कि आप यहां 28 में से 25 घटाओ। भाई बड़े में से छोटा घटाते हैं, 28 में से 25 गया, कितना आ गया 3। 28 में से 25 घटाने पर कितना आया 3। अब मैंने कहा कि इन रेशियो को आपको दिया हुआ है ये रेशियो, तो यहां पर 3 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, यहां पर 3 यूनिट की वैल्यू 3 के बराबर होगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 से 3 कटेगा 1, तो 2 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2 एकम 2।
ये वाली वैल्यू तक आप पहुंच चुके हो, ठीक है। अब आपको बेसिक चीज पता है एलिगेशन की, कि बीच वाली से एक आपकी छोटी होगी तो दूसरी वाली क्या होगी, बोलो। अगर 28 से एक छोटा है तो दूसरे वाला 28 से बड़ा होगा, यानी कि यहां जो वैल्यू मिलेगी वो 28 से बड़ी होगी, और 28 से बड़ी यानी कि 28 प्लस जो यहां पर आप दो निकाल के लाए हो वो दो जोड़ दो तो आपका जवाब 30 मिल जाएगा। 28 प्लस 30, मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखना। आपने 28 में से 25 घटाया 3, नीचे रेशियो आपको दिया हुआ था, आपने कहा 3 यूनिट की वैल्यू 3 के बराबर, 1 की वैल्यू 1, तो 2 यूनिट की वैल्यू 2। आपने कहा 28 से एक छोटा है दूसरा बड़ा होगा, बड़ा होगा यानी कि 28 प्लस और ये वाला 2 कर दो, आपका जवाब 30 आ जाएगा। आपको ये वाली कैलकुलेशन करने की जरूरत फिर नहीं पड़ेगी। दोनों तरीके में जो आपको अच्छा लगे आप उसे जा सकते हैं। बस इतनी सी थ्योरी थी, 2-3 टाइप बड़े आराम से इससे कवर हो जाएंगे। अब मुझे भरोसा है कि मैं जो सवाल देने जा रहा हूं बिल्कुल इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है, पूरा चैप्टर ही इजी टू मॉडरेट है, लेकिन टाइप 1 तो और भी ज्यादा इजी है। सवालों को आप मुझसे पहले जवाब दे रहे होंगे, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को कॉपी पेन उठाने की भी जरूरत ना पड़े, लेकिन दिमाग में करो, लेकिन सॉल्यूशन जरूर करना सवालों के। ये रहा आपके सामने, बताएंगे जल्द, धीरे धीरे हम डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे, जो भी लेवल आपके एग्जाम में जा सकता है उस पर हम जाएंगे। हालांकि अगर मैं टू बी ऑनेस्ट कहूँ तो एसएससी जीडी मिक्सचर एलिगेशन पे उतना ध्यान देता नहीं है। पीछे 2-3 साल के रिकॉर्ड में अगर मैं कहूँ तो बहुत कम क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन से पूछे गए हैं, लेकिन क्योंकि इस बार आपका जो सिलेक्शन बोर्ड है वो चेंज हुआ है, सिलेक्शन बोर्ड तो वही है बस वेंडर चेंज हुआ है, एडुकेटी, तो भाई कुछ भी आपको अनएक्सपेक्टेड चीजें देखने को मिल सकती हैं। जैसे आ, कुछ एग्जाम थे जिनमें पीछे के 10 साल का रिकॉर्ड अगर मैं कहूं तो मेंसुरेशन में केवल 2D 3D पूछा जा रहा था, केवल 2D 3D। लेकिन उन्हीं एग्जाम में लाइक दिल्ली पुलिस वगैरह के एग्जाम में, दिल्ली पुलिस में केवल मेंसुरेशन से 2D 3D था, लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस में उन्होंने प्रिज्म और पिरामिड पूछ लिया। अब प्रिज्म और पिरामिड तो किसी ने सोचा भी नहीं कि दिल्ली पुलिस में पूछा जाएगा, तो हमें उसके लिए भी तैयार होके चलना है ना। CHSL वगैरह में कभी प्री लेवल पे प्रिज्म पिरामिड नहीं पूछा गया, इवन CGL के प्री में भी कभी प्रिज्म पिरामिड नहीं पूछा गया, इस बार उन्होंने रखा, तो हम उसको भी थोड़ा सा देखकर चलेंगे कि प्रिज्म पिरामिड पर अगर इतना जोर है। हालांकि जो आपकी रामायण सीरीज है उसमें मैं जो 10 टॉपिक ऐड कर रहा हूँ उसमें प्रिज्म पिरामिड भी मैं ऐड कर रहा हूँ, तो यूट्यूब पर मैं आपको प्रिज्म पिरामिड की पूरी थ्योरी पूरा क्वेश्चंस वगैरह वहां पर आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। क्लास में कोर्स में भी हम करेंगे जब हम मेंसुरेशन कर रहे होंगे। मेरा कहने का मतलब है कि बहुत सारी चीजें अनएक्सपेक्टेड देखने को मिल सकती हैं, तो ये चैप्टर को हमें हल्के में नहीं लेना है। क्रैक व्यापारी को 18 रुपए प्रति किलोग्राम और 27 रुपए प्रति किलोग्राम की दो मात्राओं को इस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण की कीमत 25 रुपए पर केजी हो जाए। अब आपको दो तरह की कीमत को मिलाया है, एक है 18 रुपए पर किलोग्राम का क्रय मूल्य, दूसरा 27 रुपए पर किलोग्राम का कॉस्ट प्राइस। बच्चे ये 18 और 27 क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये क्रय मूल्य है, यानी कि वो क्रय मूल्य का मिश्रण कर रहा है। तो आपका जो मिश्रण होगा दोनों मात्राओं को किस अनुपात में मिलाएं ताकि मिश्रण की कीमत कितनी है, मिश्रण की कीमत 25 है, उसको बीच में रखेंगे। जल्दी से मुझे बता दो, 27 में से 25 गया 2, 25 में से 18 गया 7, क्या रेशियो आ गया बच्चा, 2:7 का। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे। ये सवाल बताइए जरा, जल्दी से जवाब बताओ इसका मुझे। सवाल है, एक दुकानदार को 80 रुपए पर किलोग्राम और 100 रुपए पर किलोग्राम मूल्य वाले दो प्रकार के चावल को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण का औसत मूल्य 95 हो जाए। वही सेम क्वेश्चन है, मिश्रण का औसत मूल्य। आप एक तरफ 80 लिखो, एक तरफ 100 लिखो, और मिश्रण का मूल्य कितना है, मिश्रण का मूल्य है 95। बड़े में से छोटा, 100 में से 95 गया 5, और 95 में से 80 गया 15, तो 5 एकम 5, 5 तिया 15।
क्या रेशियो हो गया बच्चा? 1:3 का रेशियो हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। एक और क्वेश्चन देता हूं, धीरे धीरे बढ़ेंगे, धीरे धीरे चीजें चेंज होंगी, आपको लगेगा ये सब बढ़िया चल रहा है। इस पे आएंगे, कह रहा 40% अंगूर का रस का मिश्रण प्राप्त करने के लिए 25% अंगूर के रस में 45% अंगूर के रस को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए? देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि मिश्रण वाला पार्ट कौन सा है और जिन दोनों को मिला रहे हैं वो दोनों पार्ट कौन से हैं, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं आंख बंद करके जो परसेंटेज पहले नंबर पे दिया हुआ है उसे यहां रखो, दूसरे नंबर वाला यहां, तीसरे नंबर वाला बीच में, ये रट्टाफिकेशन हो जाएगा। आपने सवाल में पढ़ा कि भाई 40% अंगूर का रस। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि 40% अंगूर के रस का क्या मतलब है? ये क्या मात्रा है अंगूर की? क्या है ये 40% अंगूर का रस? मेरी समझ में नहीं आया, क्या है 40% अंगूर का रस? 40% अंगूर के रस का मिश्रण, ये तो मुझे समझ में आ गया कि मिश्रण का 40% चाहिए मुझे, मिश्रण में 40% अंगूर चाहिए, तो 40% अंगूर के रस का मिश्रण प्राप्त करने के लिए 25% अंगूर के रस में 45% अंगूर रस मिलाना है, इन दोनों को मिलाना है और मिश्रण ये मिलना चाहिए। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि ये 40% अंगूर रस का मतलब क्या है। बच्चे, ये होता है सांद्रता। सांद्रता हो सकता है आपको एक नया वर्ड देखने को मिले, देखेंगे एक बार, सांद्रता, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है बच्चे कि मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मतलब है, केमिस्ट्री वगैरह 10वीं तक सभी लोगों ने पढ़ी होगी, कि भैया मैं दो लिक्विड या दो तरल को एक साथ मिला दूं, उसको कहते हैं हम मिश्रण। भाई मान लो मैंने इसमें दो तरह की चीज मिलाई, एक मिलाया रस और प्लस पानी, यानी कि अंगूर रस और पानी, दो चीज मैंने इसमें मिलाई हुई है, दो चीज इसमें मिलाई हुई है, ये मिश्रण है मेरे पास। अब इस मिश्रण में जो टोटल है ना, मान लो ये 2 लीटर है, या मान लो ये 20 लीटर है, सपोज ये 20 लीटर है मिश्रण टोटल, किसका? रस और पानी का। रस और पानी का 20 लीटर है, और मैंने इसमें बोला आपसे कि भैया इसमें आपका 5 लीटर तो रस है और 15 लीटर पानी है, 5 लीटर रस है और 15 लीटर पानी है इस मिश्रण, 20 लीटर मिश्रण में। अब अगर मैं बात करूंगा रस कितने परसेंट है, आप कहेंगे सर 5 लीटर रस है, डिवाइड बाई टोटल कितना है? 20, तो 5/20 × 100, तो आप कहेंगे 20×5 और 5 पूरे 25%। तो किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी मिश्रण में, मान लो मैं रस और पानी के मिश्रण की बात कर रहा हूं, तो उसमें रस कितना परसेंट है? वो होती है उसकी सांद्रता, वो होती है उसकी कॉन्सेंट्रेशन। अगर मैं आपसे कहूं ना कि रस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, रस की सांद्रता कितनी है, तो आप कहोगे 25%। मैंने कहा पानी कितना परसेंट है, आप कहोगे सर 15 लीटर पानी है, टोटल मिश्रण 20 लीटर का है, और मल्टीप्लाई बाई 100, तो 20×5 = 100, 15×5 = 75, तो पानी की सांद्रता, पानी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई? 75%। तो ये वर्ड क्लियर होना बड़ा जरूरी है, सांद्रता। तो यहां पर जो उसने बोला है ना 40% अंगूर का रस, मतलब ये अंगूर की सांद्रता है। कोई मिश्रण है, कोई सॉल्यूशन है, उसमें 40% अंगूर का रस है, तो बचा हुआ 60% क्या होगा? पानी होगा या कुछ भी होगा, लेकिन उसमें 40% अंगूर का रस है, 60% कुछ और है, पानी मान के चलो कि 60% पानी है और 40% अंगूर का रस है। तो कह रहा 40% अंगूर के रस का मिश्रण प्राप्त करने के लिए 25% अंगूर के रस को 45% रस में किस अनुपात में मिलाएं? तो एक तरफ 25% लिखो, दूसरी तरफ 45% लिखो, और बीच में क्या लिखो? जो मिश्रण का परसेंट है, दैट इज 40%। तो बड़े में से छोटा घटाना है, 45 में से 40 गया 5, और 40 में से 25 गया, आप कहेंगे 15, 5 एकम 5, 5 तिया 15। किस रेशियो में मिलाएंगे बच्चे? 1:3, लेकिन वो उल्टा मिलाने को कह रहे हैं ना, 25% अंगूर के रस में 45% अंगूर के रस को, 25% अंगूर के रस में 45% अंगूर के रस को, यानी कि आपका रेशियो 1:3 नहीं 3:1 दिया हुआ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी ले लो। भाई 1:3 नहीं दिया हुआ, 3:1 दिया हुआ है।
दोनों नहीं दिए होंगे, दोनों इस तरह के क्वेश्चन में दोनों रेशियो नहीं दिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहाँ गया? अच्छा एक तीसरा क्वेश्चन छोड़ दिया था क्या? इस पे आ जाओ चलो। ये सवाल देखेंगे बच्चे जरा। सवाल है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें 8.3 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल को 5.3 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ मिलाया जाए ताकि 6.3 रुपए प्रति किलोग्राम वाला मिश्रण प्राप्त हो जाए। जल्दी से मुझे जवाब बताओ क्या होगा। क्या बोला उसने? वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें 8.3 वाला चावल को 5.3 वाले चावल के साथ मिलाया जाए ताकि 6.3 रुपए प्रति किलोग्राम वाला मिश्रण तैयार हो जाए। क्या जवाब होगा? तो भैया एक तरफ 8.3 लिखो, दूसरी तरफ 5.3 लिखो, और जो मिश्रण का मूल्य है वो लिखो 6.3। देखो डेसिमल वाले केस में एक चीज आपको मैं बताऊं, अगर आप तीनों के साथ डेसिमल देख रहे हो, अगर आप तीनों के साथ देखो, मैं डेसिमल का आपको बता ही देता हूं। जैसे मैंने यहां पे लिखा 2.5, मैंने लिखा 1.8 और मैंने लिखा 2.1। अब समझना बात को, मैं तीनों संख्याओं के साथ डेसिमल देख रहा हूं, तीनों संख्याओं के साथ। और एक चीज तीनों में कॉमन है कि तीनों संख्याओं के डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, सिंगल डिजिट है। यहां भी डेसिमल के बाद एक डिजिट, यहां भी एक डिजिट, यहां भी एक डिजिट। तो डेसिमल से डेसिमल से डेसिमल उड़ा दो, ये डेसिमल ये डेसिमल, तीनों डेसिमल उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों से डेसिमल उड़ा दो। ये बचेगा 25, 18, 21। तो आप कहेंगे 25 में से 21 गया 4 और 21 में से 18 गया 3। अगर डेसिमल के बाद तीनों में बराबर डिजिट हैं तो, अगर नहीं है तो क्या करें सर? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपसे कहा कि ये ले लो 1.7, ये ले लो, या 1.5, ये ले लो 10.25, और यहां पर अगर मैं कहूंगा 15.5, 10.25, और यहां मैं कहूंगा 11.75। अब इस तरह का अगर आपको एलिगेशन मिल जाए तो क्या करेंगे बताइए? ये 15.5 है, 10.25 है और आपका 11.75 है। अब यहां पर डेसिमल के बाद एक डिजिट, यहां पर दो डिजिट और यहां पर दो डिजिट। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं डेसिमल से डेसिमल नहीं हटा सकता हूं, मैं डेसिमल से डेसिमल नहीं हटा सकता हूं क्योंकि डेसिमल के बाद यहां एक डिजिट है, यहां दो, यहां दो। तो आप किसी ऐसी संख्या की मल्टीप्लाई करो इन तीनों में कि ये डेसिमल हट जाए। बच्चे अगर मैं डेसिमल के बाद दो डिजिट देख रहा हूं, अगर मैं डेसिमल के बाद दो डिजिट देख रहा हूं, तो क्या मैं 100 की गुणा अगर मैं कर दूं तो क्या ये डेसिमल हट जाएगा? हाँ जी सर। तो यहां भी 100 की गुणा कर दो, ये वाला डेसिमल भी हट जाएगा, और फिर यहां भी 100 की ही गुणा करनी पड़ेगी। तीनों में फिर आपको 100 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब जैसे ही आपने डेसिमल के बाद दो डिजिट देखी और आप 100 की गुणा कर रहे हो, तो फिर ये 100 से डेसिमल हट जाएगा। क्यों? डेसिमल हटाओगे नीचे दो जीरो आएंगी, ये 100 से 100 गया। इस तरीके से यहां डेसिमल हटाओगे नीचे दो जीरो आएंगी क्योंकि पॉइंट के बाद दो डिजिट है, 100 से 100 गया। यहां पॉइंट हटाओगे एक ही जीरो आएगी, एक डिजिट है, ये गया। तो ये कितना बचेगा? 1550। ये कितना आ जाएगा? 1025। और ये कितना आ जाएगा? 1175। ठीक है, अब आप यहां पर रेशियो बना लो, जो भी आपका बनेगा वो आपका काम है। वो किसका काम है? वो आपका काम है, बड़े में से छोटा घटा के रेशियो को लिखना। ठीक है, तो ये डेसिमल का खेल है। अब जैसे इस क्वेश्चन में मैं आया, कहां गया सवाल? ये रहा सवाल कि भैया ये 8.3 है, 5.3 है और 6.3 है। अब यहां पर बच्चा मैं देख पा रहा हूं
कि डेसिमल के बाद बराबर डिजिट हैं तीनों में, यहां भी, यहां भी और यहां भी। तो क्या मैं डेसिमल से डेसिमल उड़ा दूं? डेसिमल से डेसिमल उड़ा दो आप। तो आप कहोगे कि सर ये 83 है, 53 है, 63 है। 83 में से 63 गया 20, और 63 में से 53 गया 10। आपका रेशियो क्या होगा? 10 एकम 10, 10 दूनी। क्या रेशियो हो जाएगा? 1:2 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, ये सवाल देखिए जरा, बताओ बच्चे इसका जवाब मुझे क्या होगा। कह रहा सोना पानी से 17 गुना भारी है और तांबा पानी से 9 गुना भारी है। यानी कि सोने का कंपैरिजन भी पानी से किया गया और तांबे का कंपैरिजन भी पानी से किया गया। तो कह रहा है सोना पानी से 17 गुना भारी, तांबा पानी से 9 गुना भारी। किस अनुपात में धातुओं का मिश्रण किया जाए कि पूरी की पूरी धातु पानी से 12 गुना भारी हो जाए? देखो, उसने अलग अलग सोने का कंपैरिजन भी पानी से किया, उसने तांबे का कंपैरिजन भी पानी से। जब उसने दोनों को मिलाया तो मिश्रण का कंपैरिजन भी पानी से, तीनों का कंपैरिजन। तो क्या करो, सोना पानी से कितना गुना भारी? 17 गुना, यहां लिख दो। तांबा पानी से कितने गुना भारी? 9 गुना, यहां लिख दो। और मिश्रण को भी उसने पानी से ही कंपेयर किया है कि मिश्रण पानी से 12 गुना भारी, तो यहां लिख दो। और आप कहेंगे 17 में से 12 गए 5, 9 में से 12 में से 9 गया 3। ये रेशियो आपका हो गया। तीनों का कंपैरिजन पानी से किया था। ये बहुत पुराना सवाल है। चलिए इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन करिए, फिर मैं थोड़ा सा चेंज आपको कराता हूं और उसमें थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी बच्चे। सवाल है, एक दुकानदार ने 40 रुपए पर किलोग्राम तथा 47.5 रुपए पर किलोग्राम के दो प्रकार के चावल को इस प्रकार मिलाता है कि उसके पास टोटल 645 रुपए की लागत वाला 15 किलोग्राम मिश्रण तैयार हो जाए। उस चावल का वजन ज्ञात कीजिए जिसकी कीमत 47.5 रुपए पर केजी थी। अच्छा सवाल है। देखो, आपको उसने बोला है कि दो प्रकार के चावल हैं, एक की कीमत है 40 रुपए पर केजी और एक की कीमत है 47.5 रुपए पर केजी। सवाल ने दिया है ना कि 40 रुपए पर किलोग्राम और 47.5 रुपए पर किलोग्राम के दो चावल को मिक्स करना है, और जो मिश्रण तैयार होगा ना वो 645 रुपए की लागत वाला 15 किलोग्राम का मिश्रण तैयार होगा। क्या मैं मिश्रण की कीमत बता सकता हूं 1 किलोग्राम की? भाई यहां जो मैंने किलोग्राम की कीमत ली है वो प्रति किलोग्राम, 1 किलोग्राम 40। यहां जो ली है वो प्रति किलोग्राम 1 किलोग्राम 47.5। तो मिश्रण में भी 1 किलोग्राम की ही कीमत बताओ मुझे कि मिश्रण 645 रुपए की लागत वाला है और अगर 15 किलोग्राम का मिश्रण है तो 1 किलोग्राम का रेट क्या होगा मिश्रण का? तो आप कहेंगे सर मिश्रण की लागत, मिक्सचर की कीमत, मिश्रण की लागत जो होगी वो 645 तो टोटल है, और डिवाइड बाई करेंगे किससे? 15 किलोग्राम से। 1 किलोग्राम की कीमत चाहिए, 15 चौकू 60, 15 तिया 45, तो 43 रुपए पर केजी। मिश्रण की कीमत कितनी आ गई? 43, और उसे रखेंगे यहां पर। तो रेशियो कितना आ गया? 47.5 में से 43 गया तो आएगा 4.5, और 43 में से 40 गया तो आएगा 3। अब रेशियो तो सॉल्व करना आपको आता है कि अगर रेशियो में एक संख्या के बाद डेसिमल है तो डेसिमल के बाद एक संख्या है, ये डेसिमल हटाओगे ना तो इधर एक जीरो लगा दो। भाई इधर डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो वो डेसिमल हटा के वो जीरो इधर लगा दो। जो जीरो यहां डिवाइड में आएगी ना वो क्रॉस मल्टीप्लाई होके उधर चली जाएगी। क्यों मैं खामखा एक स्टेप बढ़ाऊं? मैं इसको डायरेक्ट सीखता हूं ना कि अगर मैंने डेसिमल हटाया तो एक जीरो इधर लग जाएगी, दैट्स इट। आप कहेंगे 15 दूनी 30 और 15 तिया 45। ये रेशियो जो बना है नीचे वजन का बना है। किसका?
वजन का। लेकिन उसने इस क्वेश्चन में आपसे वजन का रेशियो नहीं पूछा, आपसे पूछा है कि भैया जिस उस चावल का वजन बताओ जिसकी कीमत 47.5 रुपए पर किलोग्राम है। यानी कि आपको 2 यूनिट की वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है? 2 यूनिट की। और टोटल वजन कितना किलोग्राम है? 15 किलोग्राम। भाई टोटल कितने किलोग्राम का मिश्रण तैयार हुआ? 15 किलोग्राम का। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि टोटल वजन कितना हुआ? 3 और 2 5, और 5 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई क्या 15 किलोग्राम होगी? जो सवाल में दिया हुआ है उसने 15 kg। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि भैया टोटल 3 और 2 5 यूनिट की वैल्यू 15 kg, 1 यूनिट की वैल्यू किसकी? 3 kg। तो भैया 47.5 वाले का वजन कितना है? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई 6 किलोग्राम। और वही मेरा सही जवाब होगा ऑप्शन। बिल्कुल दावेदार है आपके एग्जाम में आने के लिए। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है? सबका 6 आ रहा है ना? एक तरफ मैंने 40 लिया, एक तरफ मैंने 47.5 लिया, और कह रहा है मिश्रण 645 रुपए का पड़ा है और 15 किलोग्राम है। तो मैंने मिश्रण का मूल्य पर केजी पूछा, तो 645/15 कर दो, तो 43 रुपए पर केजी मिश्रण का मूल्य है। उसे बीच में रखेंगे, बड़े में से छोटा घटाएंगे, रेशो आ गया 3। और जो रेशो आया है ये वजन का आया है। तो वजन तो टोटल मेरे भाई मुझे 15 किलोग्राम दिया हुआ है। टोटल वजन कितना है? 15 किलोग्राम। तो मैंने कहा कि नीचे का जो रेशियो है जोड़िए जरा इसको। तो आपने कहा 3 और 2 5 यूनिट की वैल्यू 15 किलोग्राम जो सवाल ने दी हुई है। 1 यूनिट 3, 2 यूनिट 6 किलोग्राम। यानी कि जिसका रेट 47.5 किलोग्राम है ना, उसका वजन 6 किलोग्राम है। आपका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। ठीक है, रिपीट कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये टाइप यहां पर खत्म है, और अब टाइप 2 में मैं जाने से पहले थोड़ा सा आपको एक चीज बताता हूं। ठीक है, यहां प्रॉफिट लॉस का थोड़ा सा जिक्र होगा, और ये अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी में बहुत बार पूछा गया है। भैया अगर मैंने यहां पर कॉस्ट प्राइस लिया है, क्रय मूल्य, और यहां पर कॉस्ट प्राइस लिया है, तो मिश्रण का भी कॉस्ट प्राइस मुझे चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है बच्चे? मिश्रण यानी कि मिक्सचर का भी मुझे सीपी ही चाहिए। ये बात अभी आपने पीछे के 2-3 सवालों में की कि 2 प्रकार के चावल है, इतने रुपए पर किलोग्राम, इतने रुपए पर किलोग्राम के लिए मिश्रण का मूल्य इतने रुपए पर किलोग्राम हो गया। तो आपने अगर 2 क्रय मूल्य का मिश्रण किया, 2 क्रय मूल्य का मिक्सचर अगर आपने किया, तो भैया मिश्रण का भी क्रय मूल्य ही आपको चाहिए, मिश्रण का भी कॉस्ट प्राइस आपको चाहिए। लेकिन सवाल में क्या देगा आपको? जो अब आने वाले क्वेश्चन है ना, उनमें आपको मिश्रण का सेलिंग प्राइस दे देगा। मिश्रण का सेलिंग प्राइस वो अभी दिखाऊंगा सवाल में, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल कराता हूं प्रॉफिट एंड लॉस। कि मान लो मुझे एक बात बताओ, किसी चीज का सेलिंग प्राइस, किसी वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है ना बच्चे, वो 220 रुपए है, 220, और उस पर जो प्रॉफिट हुआ है वो 10% का प्रॉफिट है। तो क्या आप मुझे उसका कॉस्ट प्राइस बता सकते हो? ये तो बिल्कुल बच्चों वाला सवाल हो गया, प्रॉफिट लॉस में हमने पढ़ा था। अगर मैंने किसी वस्तु को 220 रुपए में बेचा और उस पर होने वाला प्रॉफिट 10% का है, क्या मैं उसका कॉस्ट प्राइस बता सकता हूं आपको? जल्दी से मुझे बताएंगे बच्चे, क्या उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस बता सकता हूं? यस सर, हमें पता है कि अगर प्रॉफिट 10% है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? भाई 10% प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस होगा 110%। सेलिंग प्राइस कितना होगा? 110%। और ऊपर सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है? 220। तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 110 से पूरा 2 बार कटा है 220। और आप जानते हैं, शायद भूल गए हैं, कि कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है। क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है बच्चा? 100%।
और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 रुपये। कितनी हो जाएगी बच्चा? 200 रुपये। ये आपका कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य हमको मिल जाएगा 200। ठीक है, इस तरीके से आप कॉस्ट प्राइस निकालते हो, ये मैंने याद दिलाया है आपको। और ये बात ध्यान रखनी है, यहां क्रय मूल्य, यहां क्रय मूल्य, तो मिश्रण का भी कॉस्ट प्राइस ही आपको। जरा सवाल देखेंगे एक बार, क्या है क्वेश्चन। जल्दबाजी मत करना इसे सॉल्व करने की, थोड़ा सा सोचना इसके बारे में, क्या होगा सवाल में। कह रहा है कि शुद्ध घी का मूल्य 100 रुपए पर केजी है, शुद्ध घी का। इसमें 50 रुपए पर किलोग्राम मूल्य वाले वनस्पति तेल की मिलावट करने के बाद एक दुकानदार इस मिश्रण को 96 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, जिससे उसे 20% का लाभ होता है। बताइए दोनों को किस अनुपात में मिलाया, दोनों को किस रेशो में। देखो सवाल क्या है, उसके पास घी है, शुद्ध घी है एक दुकानदार के पास। अब वो शुद्ध घी नहीं बेचेगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं इसमें थोड़ा सा वनस्पति तेल मिला दूं तो काम चल जाएगा। अब शुद्ध घी तो 100 रुपए पर किलोग्राम है, वनस्पति तेल 50 रुपए पर किलोग्राम है, तो वो उसमें तेल मिला देगा और उसको घी के भाव पे बेचना चाहेगा, थोड़ा सा कम कर देगा उसका मूल्य, उसके अंदर थोड़ी सी ईमानदारी बाकी है। लेकिन सवाल ने कहा कि घी 100 रुपए पर किलोग्राम है, तेल 50 रुपए पर किलोग्राम है, दोनों को मिलाया और उस मिश्रण को 96 रुपए पर किलोग्राम की दर से बेचा है, यानी कि मिश्रण का सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है 96, और ऊपर जो 100 और 50 दिए हुए थे ये कॉस्ट प्राइस थे, क्रय मूल्य थे दुकानदार के लिए। कि दुकानदार जो घी खरीद के लाया वो 100 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से लाया, जो वनस्पति तेल लेकर आया वो 50 के हिसाब से लाया, उसने दोनों को मिलाया और मिश्रण को 96 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से बेचा और 20% का लाभ हुआ। मैंने आपसे कहा कि अगर आप दो क्रय मूल्य का मिश्रण कर रहे हो तो मिश्रण का भी कॉस्ट प्राइस आपको चाहिए। ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य है, लेकिन उसने मिश्रण को 96 रुपए पर किलोग्राम में बेचा और 20% का लाभ हुआ, तो ये 96 मिश्रण का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। आपको सबसे पहले मिश्रण का कॉस्ट प्राइस निकालना है, तब एलिगेशन। बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में क्या करेंगे, एक तरफ 100 एक तरफ 50 और बीच में 96 लिख देंगे, जल्दी से रेशियो बनाएंगे, ये गलत है। ऐसे नहीं करना है बच्चा। ये 96 आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ये विक्रय मूल्य है। आपको सबसे पहले मिश्रण का कॉस्ट प्राइस निकालना है, इसलिए मैंने कहा ना जल्दबाजी नहीं करनी है। तो मिश्रण का कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे कि भैया आपको पता है कि अगर उसे 20% का प्रॉफिट हुआ तो उसने बेचा कितने परसेंट में होगा, 120% में, और 120% की वैल्यू किसके बराबर है, 96 के। 120% की वैल्यू किसके बराबर है, 96 के। आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, तो भैया 1% की वैल्यू 96 बटे 120, तो 24 चौको 96 और 24 पंजे 120, तो 100% की वैल्यू किसके बराबर होगी, आप कहेंगे 4/5 मल्टीप्लाई बाई 100। तो 5 से जाएगा 20 बार और 20 चौको 80। ये जो 80 है ना, ये मिश्रण का कॉस्ट प्राइस है। क्या है बच्चा, मिश्रण का क्रय मूल्य आ गया 80 रुपए। अब लगा दो आप एलिगेशन मेथड कि भैया एक तरफ घी 100 रुपए पर किलोग्राम है, वनस्पति जो है वो 50 रुपए पर किलोग्राम है, और मिश्रण का जो कॉस्ट प्राइस आया वो 80 आया, उसे यहां रखेंगे। बड़े में से छोटा, 100 में से 80 गया 20 और 80 में से 50 गया 30। रेशो ले लो, 0 से 0 गया, रेशो कितना आ गया बच्चा, रेशो आ गया 3। सभी को समझ में आ गया। अगला सवाल खुद से करने की कोशिश करोगे, उम्मीद है, मुझे भरोसा है आपके ऊपर कि आप अगला सवाल खुद करेंगे। जल्दी से बता दो मुझे इसका जवाब क्या होगा।
कह रहा है किराने वाले को 120 रुपए पर किलोग्राम और 130 रुपए पर किलोग्राम की दो चाय को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को 136.4 रुपए पर किलोग्राम में बेचकर उसने मिश्रण को 136.4 रुपए पर किलोग्राम में बेचा है। यानी कि ये उसका सेलिंग प्राइस है, ये उसका विक्रय मूल्य है, और ऐसा करने पर उसने 10% का लाभ कमा। तो यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ। आपको सबसे पहले क्या करना है, मिश्रण का क्रय मूल्य। एक कह रहा है 120 कैसे आया, बच्चे बहुत मुश्किल है। पिछले क्वेश्चन में 20% लाभ था, उसका मैंने 120 कैसे किया, अगर आपको ये पता नहीं है तो बहुत मुश्किल है फिर। सॉरी टू से, मुझे बड़ा दुख हो रहा है ये कहते हुए। महीना भर मुश्किल से एग्जाम में है, और आप अगर पूछ रहे हो 20% लाभ को मैंने सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य के रूप में 120% कैसे लिख दिया, तो फिर खतरे की घंटी है। बहुत सारे बच्चे हाइट में हैं आपसे आगे, बहुत मुश्किल। मेहनत करोगे भी तो कितनी करोगे इस समय से? अब तो टाइम निकल गया। अब तो क्या कहूँ मैं, एक महीने में आप ये सीख पाओगे कि कैसे हम सेलिंग प्राइस का परसेंट निकालें। दुनिया बहुत आगे निकल गई बच्चे। अगर आप एक महीने पहले जागते, 20-25 दिन पहले जागते तो शायद बढ़िया रहता। का मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि आपने अभी प्रॉफिट लॉस चैप्टर ही नहीं पढ़ा। कब पढ़ोगे उसे? समय भी नहीं बचा है। वो पढ़ोगे तो आगे का छूट जाएगा, आगे का पढ़ोगे तो वो छूटा रह जाएगा। चलो सबसे पहले क्या करो, मिश्रण का सेलिंग प्राइस। भाई 10% का प्रॉफिट अगर किसी वस्तु पर होता है तो उसे बेचा कितने परसेंट में जाएगा? अगर किसी भी वस्तु पर 10% का लाभ हुआ तो क्या उसका सेलिंग प्राइस 110% है? भाई अगर नुकसान है तो 100% में से माइनस करते हैं, और अगर प्रॉफिट है तो 100% में प्लस करते हैं। अगर उसने 10% का लाभ बोला है तो बच्चे उसका सेलिंग प्राइस कितना है? उसका सेलिंग प्राइस 110% है। 10% के प्रॉफिट का मतलब 110% में बेचा है, और उसकी वैल्यू 136.4 है। तो 100% की वैल्यू निकालनी है। 1% कितना हो गया? 136.4 बटे 110। तो बच्चे 100% कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा 136.4 बटे 110 गुणा 100। तो जीरो से जीरो गया, 10 की गुणा करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो 1364 बटे 11। तो 11 एकम 11, 2 11 दूनी 22, 11 चौक 44। तो 124 जो है बच्चे ये मिश्रण का कॉस्ट प्राइस आ गया। अब उसने कहा कि दो प्रकार के चाय हैं, एक 120 रुपए पर किलोग्राम है, दूसरी 130 रुपए पर किलोग्राम है, और जो मिश्रण तैयार हुआ, मिश्रण का कॉस्ट प्राइस 124 रुपए पर किलोग्राम है। घटाओगे 6, घटाओगे 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। रेशियो कितना आ गया? 3-2 का। ऑप्शन नंबर सी। क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, फिर टाइप चेंज करता हूं मैं। जल्दी से जवाब बताओ मुझे। सवाल है कि 3.8 रुपए पर किलोग्राम वाली कितने किलोग्राम चीनी को 4.6 रुपए पर किलोग्राम वाली 60 किलोग्राम चीनी में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 25% का लाभ हो। भाई दो प्रकार की चीनी को वो मिला रहा है। एक चीनी है जिसका रेट है 3.8, 3.8। दूसरी प्रकार की चीनी है जिसका रेट है 4.6। इन दोनों को मिला रहा है, और जो मिश्रण तैयार हुआ उस मिश्रण को उसने अगर 5 रुपए पर किलोग्राम से बेचा तो 25% का लाभ हुआ। मैंने कहा मिश्रण का भी कॉस्ट प्राइस, मिश्रण का भी
क्रय मूल्य निकालो। कैसे निकलेगा? आप कहेंगे कि सर अगर किसी भी वस्तु पर 25% का प्रॉफिट होता है ना, तो उसे बेचा कितने में जाएगा? सर उसे 125% में बेचा जाएगा। हाउ मेनी kilograms of sugar costing 3.8 per kg should be mixed with 60 kg of sugar costing 4.6 that the final mixture cost 5? Sell at 5 rupees per kg and result in a 25% of cost। ठीक है, तो यहां पर 25% का प्रॉफिट का मतलब है 125% में बेचा गया, और उसकी वैल्यू कितनी है? 5। तो भैया 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 5/125, यानी कि कितना आ गया? 1/25। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? आप कहेंगे 1/25 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये आ गया 4, और ये मिश्रण का कॉस्ट प्राइस आ गया। तो एक तरफ 3.8, दूसरी तरफ 4.6, और बीच में क्या रखना है? बीच में रखना है मिश्रण का कॉस्ट प्राइस। नीचे का रेशियो बता दो जल्दी से मुझे, क्या होगा सभी लोग? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सचर? आप कहेंगे सर 4.6 में से 4 गया तो 0.6 आएगा, और 4 में से 3.8 गया तो 0.2 आएगा। क्या मैंने सही बोला? क्या मैंने यहां पर सही बोला कि नहीं? कि अगर मैं 4.6 में से 4 माइनस करता हूं तो 0.6, और 4 में से 3.8 माइनस करता हूं तो 0.2। यस। अब यहां रेशियो अगर लोगे तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि एक एक डिजिट है पॉइंट के बाद। तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, रेशियो आ गया 3:1। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने रेशियो नहीं पूछा। उसने क्या बोला है? उसने बोला है कि भाई साहब 3.8 रुपए पर किलोग्राम वाली कितने किलोग्राम चीनी, 4.6 प्रति किलोग्राम वाली 60 किलोग्राम चीनी में मिलाऊं। यानी कि जो 4.6 वाला रेट है ना, उसका वजन इतना है, और 3.8 वाला जो रेट है उसका वजन इतना है। आपको किसका वजन दिया हुआ है? आपको 4.6 वाली का वजन दिया हुआ है। कह रहे हैं ना कि 4.6 प्रति किलोग्राम वाली 60 किलोग्राम चीनी। यानी कि बच्चे आपको एक यूनिट की वैल्यू 60 केजी दी हुई है क्वेश्चन में। तो एक यूनिट अगर 60 किलोग्राम है तो 3 यूनिट कितना आ जाएगा? 3 × 60, यानी कि 180 किलोग्राम। तो भाई 3.8 रुपीज वाली जो चीनी है उसको आपने 180 किलोग्राम खरीदना है। कितना खरीदना है? 180 किलोग्राम। ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ सकता हूं मैं? चलिए आगे चलता हूं। ये वाला टाइप यहां पर एंड होता है। अब आते हैं हम टाइप नंबर 3 पे। टाइप नंबर 3 पे बेसिकली कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधा सवाल से हम शुरू करेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। एक बार देखिए जरा, बस ये टाइप पढ़ा के फिर मैं एंड कर दूंगा। फिर ये टाइप पढ़ा के एंड, फिर बाकी जो पार्ट है उसे हम कल कंप्लीट कर लेंगे। सवाल देखेंगे एक बार। कह रहा है एक चक्की वाला दो तरह के गेहूं मिलाता है या मिश्रित करता है। पहले 35 किलोग्राम का मूल्य 30 रुपए पर किलोग्राम है। वजन दिया हुआ है 35 किलोग्राम, और उसका मूल्य कितना है? 30 रुपए पर किलोग्राम। आराम आराम से पढ़ना है। और दूसरे प्रकार का 15 किलोग्राम है, और उसका मूल्य 50 रुपए पर किलोग्राम दिया हुआ है। अब कह रहा है मिश्रण को 45 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से बेचा जाता है। ये मिश्रण को 45 के हिसाब से बेचा है, तो लाभ प्रतिशत बताओ, प्रॉफिट परसेंट। अभी तक जो आपने क्वेश्चन किया उसमें आपको मिश्रण का सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ था और प्रॉफिट परसेंट भी दिया हुआ था। आप क्या कर रहे थे? आप मिश्रण का क्रय मूल्य निकाल रहे थे पिछले टाइप में, कि भैया 20% का लाभ तो 120% में बेचा गया, 10% का लाभ तो 110% में बेचा गया, कुछ इस तरीके से। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। एक बार फिर से पढ़ेंगे आप इस क्वेश्चन को, बड़े आराम आराम से पढ़ेंगे।
कह रहा है चक्की वाला दो तरह के गेहूं मिलाता है, 35 किलोग्राम गेहूं है जिसका रेट 30 रुपए पर किलोग्राम है, 15 किलोग्राम गेहूं है जिसकी कीमत 50 रुपए पर किलोग्राम है। अब कह रहा है मिश्रण को 45 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से बेचा तो लाभ प्रतिशत। अब अगर मुझे लाभ प्रतिशत बताना है तो मुझे सवाल में मिश्रण का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया हुआ है, मुझे बच्चे मिक्सचर का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 45 रुपए पर किलोग्राम, दिया हुआ है ना, 45 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से बेचा गया। अगर मैं मिश्रण का कॉस्ट प्राइस पता कर लूं तो क्या मैं ये बता सकता हूं क्या परसेंट प्रॉफिट है या क्या परसेंट लॉस है? मैं अभी सवाल की शुरुआत नहीं करी मैंने, अभी जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप एग्जाम में कर रहे हो तो आप किस तरीके से सोचोगे। मुझे तो पता है कैसे करना है, क्या आंसर आएगा, मैं सीधा शुरू करके बता सकता हूं ऐसे 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 ऐसे, यहां पे रखो यहां पे रखो ये उत्तर। मेरा फोकस होता है पहले आपको ये सोच डेवलप करना कि आप अगर सवाल देख रहे हो तो आप किस तरीके से सोचोगे। भाई उसने मिश्रण को 45 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से बेचा है, सेलिंग प्राइस मिश्रण का दिया, उसने लाभ प्रतिशत पूछा। अगर मुझे लाभ प्रतिशत बताना है तो क्या मुझे मिश्रण का कॉस्ट प्राइस पता करना पड़ेगा, अभी तो मैं बता पाऊंगा कि कितने परसेंट प्रॉफिट है या कितने परसेंट लॉस है। अब मेरा फोकस है मिश्रण का कॉस्ट प्राइस निकालने का, मिश्रण का क्रय मूल्य निकालने का। और वो कैसे आएगा, आपको दो तरह के चावल, भाई एक की कीमत 30 रुपए पर किलोग्राम है, ऊपर लिखो कीमत को लिखना है, वजन नीचे आता है, वजन नीचे आता है, और दूसरे जो 15 किलोग्राम है उसकी कीमत 50 रुपए पर किलोग्राम है, और मिश्रण का कीमत निकालनी है, और नीचे जो रेशियो लिखना है वो वजन का लिखना है, वजन का। तो भैया जिसकी कीमत 30 रुपए पर किलोग्राम थी उसका वजन कितना था, 35 किलोग्राम। जिसकी कीमत 50 रुपए पर किलोग्राम थी उसका वजन कितना है, 15 किलोग्राम। रेशियो ले लो, 5 तिया 15 और 5 सत्तू 35। क्या ये मिश्रण का क्रय मूल्य नहीं निकाल पाओगे आप? क्या आप मिश्रण का कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो कि नहीं, बोलिए। अच्छा आप लोग मुझे एक बात बताओ, जो बिल्कुल 10 बजते ही, कुछ लोग हैं 5-7 लोग हैं रेगुलर में, उनके नाम भी मेरे याद हो गए हैं, जो 10 बजते, मेरे कहने के बावजूद भी 10 बजते ही वो कहते हैं सर छोड़ दो टाइम हो गया, उनका क्या करूं मैं? पोल करिए, वोट करिए, आप लोग जो आप कहेंगे वो कर दूंगा मैं आज, क्योंकि मैं 4-5 दिन से उनको ये 10 बजते ही 2-3 मिनट उनके ऊपर मेरी वेस्ट होती है कि भाई आपको जाना है जाओ मत लिखो, और मुझे उनके नाम पता है, वो रोज फिर 10 बजते कहते हैं सर टाइम हो गया छोड़ दो, सेम बंदे हैं वो, 2-3-4 लोग हैं, शायद या तो जानबूझ के डिस्टर्ब करते हैं कि 2-3 मिनट हमारे ऊपर वेस्ट हो। आप लोग वोट करिए, आप कहोगे सर ब्लॉक कर दो, ब्लॉक कर दूंगा, अगर आप कहोगे कि सर कोर्स ही हटा दो, मैं कोर्स हटा दूंगा, क्योंकि आप लोग हो बड़ी संख्या में, और 2-3 लोगों की वजह से आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। उनका मैं कोर्स बता दूंगा, उनकी बुराई मैं झेल लूंगा, मैंने बहुत लोगों की बुराई झेली है ऐसे पिछले 4-5 साल में, मैं फेमस हूँ इस मामले में, कोर्स हटवाने के मामले में। अननेसेसरी जो लोग होते हैं उनके मैं कोर्स हटवा देता हूँ, फिर उनकी कॉल्स भी आती है बाद में कि सर कोर्स मैं नहीं करता एक्टिवेट, क्योंकि आप पढ़ने वाले बच्चे हो ही नहीं। ब्लॉक, ब्लॉक का ज़्यादा ऑप्शन है, ठीक है ब्लॉक करवा देता हूँ उनको फिर आगे से, ठीक है कोर्स नहीं हटवाते हैं, ब्लॉक करवा देते हैं, ओके डन। ठीक है आज मैं टीम को बोल दूंगा कि अगर 10 बजे किसी भी बच्चे का मैसेज आए कि सर टाइम हो गया बंद कर दो, तो अगले दिन से उनको ब्लॉक कर दिया जाए। ओके आज छोड़ दे रहा हूँ, आज छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है रोज हम क्यों यार 5-5 मिनट में रोज वेस्ट कर रहा हूँ 10 बजते ही, कि भाई टाइम 10 बज के 20 मिनट पे छोड़ूंगा और आपका टाइम 10:15 10:20 का है, लेकिन फिर भी उनको नहीं मैसेज करना कि टाइम हो गया, मुझे याद दिलाते हैं वो लोग, डिस्टर्ब करते हैं। आज लास्ट उनके ऊपर टाइम वेस्ट किया है हमने, कल से नहीं करेंगे। तो भाई यहां पर ये 30 है और ये 50 है, इसके वजन का रेशियो आ गया 7:3। आपको क्या करना है, मिश्रण का कॉस्ट प्राइस, आपको क्या करना है, मिश्रण का कॉस्ट प्राइस निकालना है। क्यों? क्योंकि मिश्रण का सेलिंग प्राइस 45 दिया हुआ है और प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। अगर मुझे प्रॉफिट परसेंट बताना है तो मुझे मिश्रण का कॉस्ट प्राइस बताना पड़ेगा, तभी मैं बता पाऊंगा कि उसे कितने परसेंट में बेचा गया है, प्रॉफिट या लॉस में। तो आपको ये वाली वैल्यू निकालना मैंने सिखाया ना, कैसे कि इस 30 की गुणा 7 में कर दो, कितना आ गया, 7-21 210, और इस 50 की गुणा 3 में कर दो, 50-150, और डिवाइडेड बाई
7 प्लस 3 कितना 10। सामने देखेंगे सभी बच्चे। मैंने क्या बोला, 30 की 7 में गुणा करो 210, और 50 की 3 में गुणा करो 150, और डिवाइड बाई 7 प्लस 3 10। तो जोड़ेंगे जरा, कितना आएगा बच्चा, 360। तो ये हो गया, डिवाइड बाई 10। तो मिश्रण का क्रय मूल्य कितना आ गया, 36। ये 36 बच्चे मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस आपको मिल चुका है। अब क्या आप मुझे बता सकते हो, क्या आप मुझे बता सकते हो कि किसी भी चीज को अगर 36 में खरीद के 45 में बेचा गया, कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? क्या बता सकते हो आप मुझे कि किसी भी चीज को अगर मैंने खरीदा है 36 में और बेचा है, सवाल में दिया हुआ है बेचा है 45 में, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? सर प्रॉफिट हुआ है 9 रुपए का, और परसेंट में बताना है तो 9 बटे, और नीचे कॉस्ट प्राइस को रखना है गुणा 100। तो 9 चौक 36, और 4 से जाएगा 25 बार, यानी कि भाई साहब 25% का प्रॉफिट है। कितना है बच्चे, 25% का प्रॉफिट। ओके, सभी लोग बड़े आराम से कर सकते हैं इसको, कोई समस्या किसी को नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ूं, एक और सवाल दूं ऐसा ही। चलिए इसका जवाब बताएंगे बच्चे जरा मुझे, क्या होगा? बोलिए। कह रहा है, एक मिश्रण बनाने के लिए जिसकी कीमत 110 रुपए प्रति किलोग्राम है, एक प्रकार के 30 किलोग्राम चावल को दूसरे प्रकार के 60 किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाता है, जिसकी कीमत 100 रुपए पर किलोग्राम है। ज्ञात करें कि महंगे वाले चावल की कीमत कितनी होगी। ज्ञात करें कि महंगे वाले चावल की कीमत क्या होगी। देखो, मिश्रण बनाने के लिए जिसकी कीमत 110, यानी कि मिश्रण की कीमत कितनी दे रखी है, मिश्रण की कीमत है 110। देखो सवाल को पढ़ के आपको ये चीज फिल्टर करनी होती है, कौन सी वैल्यू किसकी दी हुई है, और ये सवाल पढ़ के ही आपको मिलेगा। ये सवाल पढ़ के ही आपको मिलेगा कि मिश्रण की कीमत 110 रुपए पर किलोग्राम है, तो उसे बीच में रखना है। मिश्रण की कीमत को कहां रखना होता है बच्चा, बीच में। हर किसी की वैल्यू अपने आप में फिक्स है। अब कह रहा है कि एक 30 किलोग्राम वाला चावल है, दूसरा 60 किलोग्राम है। एक 30 किलोग्राम वाला है, दूसरा 60 किलोग्राम है। ऐसे चावल के साथ मिलाया जाए जिसकी कीमत 100 रुपए पर किलोग्राम है, जिसकी कीमत 100 रुपए पर किलोग्राम है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि 30 किलोग्राम वाला तो एक प्रकार का चावल है, दूसरा 60 वाला है। तो वजन का रेशियो नीचे आता है, एक 30 किलोग्राम यहां लिख दो, 60 यहां लिख दो, वजन नीचे आता है। और जो 60 किलोग्राम वाला चावल है उसकी कीमत 100 रुपए दी हुई है। 60 किलोग्राम वाले ऐसे चावल के साथ मिलाया गया जिसकी कीमत 100 है, तो 60 वाले की कीमत ऊपर लिखो, 100 यहां पर, और आपको ये वाली कीमत पता करनी है। मैं कह रहा हूं आपको सवाल पढ़ के हर चीज फिल्टर करनी आनी चाहिए। आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि जो वजन का रेशियो है वो नीचे आएगा, वजन का रेशियो नीचे आएगा, मिश्रण बीच में रहेगा, और मिश्रण का भी क्रय मूल्य, हर चीज दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि वजन का रेशियो नीचे आएगा, मिश्रण का क्रय मूल्य यहां रहेगा, अलग अलग क्रय मूल्य यहां पे रहेंगे। सवाल पढ़ा कि मिश्रण का क्रय मूल्य दिया हुआ है 110, मैंने अपनी जगह पे रख दिया उसे। कह रहा है दो प्रकार के, एक 30 किलोग्राम वाला चावल है, दूसरा 60, मैंने नीचे लिखकर रेशियो बना दिया। फिर कह रहा है जो 60 रुपए, सॉरी, जो 60 किलोग्राम चावल है उसकी कीमत 100 रुपए है, उसकी कीमत को ऊपर लिख दिया। दूसरे वाले की कीमत आपसे पूछी। क्या यहां तक आप पहुंच सकते हो? मैंने सिखाया आपको पहुंचना यहां तक, बिल्कुल सिखाया है। आप बड़े में से छोटा घटाओ, 110 में से 100 गया 10, तो एक यूनिट की वैल्यू 10 हो गई, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 गुणा 2, दैट इज 20। कितनी हो गई बच्चे, 20। अब आप जानते हैं कि बीच वाली से एक छोटा है तो दूसरा क्या होगा, दूसरा बड़ा होगा सर। तो 110 में क्या जोड़ना पड़ेगा, 20। तो क्या मिलेगा मुझे, 130 मिल जाएगा। आपका सही जवाब बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी।
क्या जवाब है? ऑप्शन नंबर बी। बस ये फिल्टर दिमाग में रहना चाहिए, कौन सी चीज कहां पर आएगी। वजन का रेशियो नीचे आएगा, मिश्रण का क्रय मूल्य बीच में आएगा, और जो अलग अलग क्रय मूल्य हैं वो ऊपर आएंगे। अब जो सवाल में दिया हुआ है उठा के अपनी अपनी जगह पर उन्हें रखते रहो। एक सवाल देता हूं, जरा इस सवाल का जवाब बताइए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है। सवाल है कि 18 रुपए पर किलोग्राम के मूल्य वाले 5 किलोग्राम गेहूं को 2 किलोग्राम दूसरे प्रकार के गेहूं के साथ मिलाकर 20 रुपए पर किलोग्राम वाला मिश्रण तैयार किया गया, तो महंगे वाले गेहूं का मूल्य क्या होगा? अब आपको जो जो चीज दी हुई है उसको अपनी अपनी जगह पे लिखो। एक 18 रुपए पर किलोग्राम वाला है तो यहां लिख दो। आगे कह रहा है कि 18 रुपए पर किलोग्राम वाला 5 किलोग्राम गेहूं है, उसे 2 किलोग्राम दूसरे गेहूं के साथ मिलाया गया, यानी कि दोनों का वजन का रेशियो नीचे आ गया। ये 5 किलोग्राम, ये 2 किलोग्राम। आगे बढ़ो। कह रहा है कि मिलाकर 20 रुपए प्रति किलोग्राम का मिश्रण तैयार किया गया, यानी कि जो ये 20 रुपए पर केजी है ना, ये मिश्रण का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो उसे अपनी जगह पे रख दिया। हर चीज अपनी अपनी जगह पे हो गई, ये वाली वैल्यू आपको पता करनी है। अगर दिमाग में अपनी अपनी जगह वाले प्लेस क्लियर रहेंगे, ये कंफ्यूजन होगा ही नहीं कौन सी चीज कहां पर आएगी, कौन सी चीज ऊपर लेनी है, किसका रेशियो नीचे लेना है। बस एक लाइन दिमाग में क्लियर रखो, वजन का रेशियो नीचे, मिश्रण का कॉस्ट प्राइस बीच में, और अलग अलग जो कॉस्ट प्राइस है वो ऊपर आएंगे। ये 3 लाइन क्लियर रखो बस। भाई वजन दिया हुआ था, एक 5 किलोग्राम, दूसरा 2 किलोग्राम, नीचे आएगा, सर ने बोला है। मिश्रण को 20 रुपए पर किलोग्राम का मिश्रण तैयार हुआ, बीच में आएगा, सर ने बोला है। एक 18 रुपए पर किलोग्राम वाला था, ऊपर लिख दिया, दूसरा पता करना है। पहुंच सकते हो यहां तक? बड़े आराम से पहुंच जाओगे। आप कहोगे बड़े में से छोटा घटा दो, 20 में से 18 गया 2, तो 2 यूनिट की वैल्यू 2, 1 यूनिट की वैल्यू 1, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5। अब आपको पता है एक छोटा है तो दूसरा बड़ा होगा, यानी कि 20 में ये 5 जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो आपका जवाब है बच्चे 25, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्या है? 25। आगे बढ़ू, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लो, बिल्कुल सही है। क्या जवाब होगा इसका? इसे करो फिर क्लास को एंड कर देंगे। करा दिया मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको कि उसने बोला 5 किलोग्राम चीनी, वजन दिया हुआ है। दिमाग में क्वेश्चन पढ़ते टाइम ही चीजें बनती रहनी चाहिए, कौन सी चीज कहां पर आएगी। 5 किलोग्राम चीनी वजन दिया है, ये उसका क्रय मूल्य 75 रुपए, ऊपर आएगा। ऊपर क्रय मूल्य का रेशियो, नीचे वजन का रेशियो, बीच में मिश्रण का मूल्य। ठीक है, तो 5 किलोग्राम चीनी कहां पर आएगा? दिमाग में ही फिगर बना लो, नीचे आएगा ये। क्रय मूल्य उसका 75 है, ऊपर आएगा। ठीक है, तो 5 किलोग्राम चीनी कहां पर आएगा? दिमाग में ही फिगर बना लो, नीचे आएगा ये। क्रय मूल्य उसका 75 है, ऊपर आएगा। 10 किलोग्राम दूसरे प्रकार की चीनी है, ये 10 किलोग्राम कहां आएगा? नीचे आएगा, क्योंकि ये वजन है। जिसका क्रय मूल्य 180 है, ये ऊपर आएगा। कह रहा आपस में मिलाया गया और 300 रुपए पर किलोग्राम में बेच दिया। अब जैसे ही ये वर्ड आपने देखा ना, बेच दिया, यानी कि मिश्रण का विक्रय मूल्य दिया हुआ है। ये बच्चे क्या दिया हुआ है? मिश्रण का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 300 रुपए, क्योंकि उसने मिश्रण को 300 रुपए में बेचा है। अब कह रहा है कि लाभ प्रतिशत बताओ। बच्चे अगर आपको लाभ प्रतिशत बताना है तो यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ मिश्रण। आपको मिक्सचर का क्रय मूल्य पता करना है, तभी आप बता पाओगे कि अगर मिश्रण को 300 में बेचा है और खरीदा कितने में है, तभी बता पाएंगे कि प्रॉफिट कितना हुआ। ऐसा क्वेश्चन हमने किया है। तो आप देखो 5 किलोग्राम चीनी है, उसका क्रय मूल्य 75, क्रय मूल्य को ऊपर लिखेंगे, उसके वजन को नीचे लिखेंगे। ठीक है, हर चीज दिमाग में सेट होनी चाहिए। 10 किलोग्राम चीनी की दूसरी प्रकार है, 10 किलोग्राम नीचे लिखेंगे, उसका क्रय मूल्य 180 ऊपर लिखेंगे। इसका रेशियो ले लो वजन का, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और आपको मिश्रण का कॉस्ट प्राइस बताना है। आप ये क्लास दोबारा करेंगे ना, दिमाग में एक ही चीज क्लियर रखना, वजन का रेशियो नीचे, क्रय मूल्य ऊपर, बीच में मिश्रण।
सवाल पढ़ोगे 1% कंफ्यूजन नहीं होगा कौन सी चीज कहाँ रखनी है। ये बताइए, 75 की 1 में गुणा करेंगे 75 एकम 75, 180 की 2 में गुणा करेंगे 180 दूनी 360, और डिवाइड बाई 2 प्लस 1 3, कितना आएगा 5, 7 6 13, 3 और 1 4 बटे 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। तो मिश्रण का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 145, सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 300 रुपए। तो भैया कितने के प्रॉफिट पर बेचा गया है, जल्दी से बता दो। आप कहोगे 155 के प्रॉफिट पर बेचा गया है, परसेंट में बताना है तो 155 बटे 145 मल्टीप्लाई बाई 100, लगभग आएगा, ये लगभग आएगा और 100% से ज्यादा होगा, क्योंकि 145 में खरीदा है और प्रॉफिट 155 का हो गया। क्रय मूल्य से ज्यादा अगर प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट तो 100% से ज्यादा हो गया ना। हाँ भाई, सामने वाले भाई साहब आपसे कह रहा हूं, अगर मैंने कोई चीज 10 रुपए में खरीदी और 15 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया तो मेरा प्रॉफिट तो 100% से ज्यादा हो गया ना। तो अगर उसने 145 में खरीदा और 155 का प्रॉफिट कमा लिया तो प्रॉफिट तो 100% से ज्यादा है। एक ही ऑप्शन में 100% से ज्यादा दिया हुआ है, यानी कि इसे कैलकुलेट करोगे तो लगभग, एग्जैक्ट नहीं आएगा, लगभग 106% आएगा। आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी, 100% से ज्यादा, क्योंकि हमने बिल्कुल टेक्निकल सोच के किया कि लाभ 155 रुपए का है, खरीद के 145 में लाया, 100% से भी ज्यादा प्रॉफिट कमा गया, एक ही ऑप्शन। ठीक है, तो यहां पर चीजों को एंड करते हैं, कल से हम टाइप 4 शुरू करेंगे। तो बच्चे उम्मीद करता हूं, देखो मिक्सचर एलिगेशन ऐसा चैप्टर है कि हर बार ये बच्चों को थोड़ा सा परेशान करता है। मैं पढ़ाता हूं, बच्चे शुरू में थोड़ा सा ऐसे रहते हैं कि यार ये कैसे हो गया। आप इस क्लास को दोबारा देखना, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, एक 1.25 घंटे की क्लास है, इसको 20-25 मिनट में निपटा लेना। रात के टाइम सोने से पहले आपको सारी चीजें, कॉपी पेन लेकर बैठने की जरूरत नहीं है, ऐसे लेटे लेटे भी देख लोगे ना तो जो डाउट अब आए हैं दिमाग में वो क्लियर हो जाएंगे। बाकी मिलेंगे कल के सेशन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।